ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देते अंतरिम बजट 2024 पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं आर्थिक विश्लेषक सुरजीत गुप्ता और कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं सुबोध मिश्रा। सुरजीत जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार। देश के अंतरिम बजट 2024 में समाज कल्याण के लिए कौन कौन से विशेष प्रावधान किए गए हैं? देखिए, कई सारे प्रावधान हैं। जैसे वित्त मंत्री ने कहा अपने बजट स्पीच में कि मेन 4 फोकस है, वो गरीब, महिलाएं, युवा और अन्नदाता यानी कि फार्मर्स। ये 4 फोकस एरियाज थे, मतलब टारगेट ग्रुप्स जो हैं, इनके लिए काफी सारे स्टेप्स लिए गए हैं। जैसे आपके देखिए हाउसिंग फॉर मिडिल क्लास भी है इसमें, तो इसमें जो लोग रहते हैं चौल में या स्लम्स में, उनके लिए पक्का घर बनाने का वादा भी है इसमें। देन जो स्टेप्स लिए गए हैं सोलर पावर के लिए, मुफ्त बिजली जो सोलर से पैदा होगी उसके लिए जो स्टेप्स लिए गए हैं वो भी हैं। और नारी शक्ति को बहुत ज्यादा प्रोत्साहन इसमें दिया गया है। जैसे जो गवर्नमेंट स्कीम्स चल रही हैं, जैसे मुद्रा योजना है, विश्वकर्मा योजना है, ये सारे सोशल वेलफेयर और अपलिफ्टमेंट के लिए है, ऑलराउंड डेवलपमेंट के लिए है। इवन स्टेट्स के लिए जो वादा किया गया है कि एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स प्रोग्राम और एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक्स के ऊपर फोकस, उसमें भी बहुत ज्यादा मदद रहेगा सेंटर का। तो मेरे ख्याल से कई सारे महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं जिससे एक ऑलराउंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट हो इस देश में। स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए वित्त मंत्री ने कुछ घोषणाएं की हैं जो पूरे समाज के कल्याण के लिए हो सकता है, और उसमें विशेष तौर पर जैसे आशा और आंगनवाड़ी सेविकाओं को आयुष्मान भारत के तहत स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान की जाएंगी या सभी जिलों में अस्पताल खोले जाएंगे। इस तरह के जो कदम हैं वो कैसे हमें एक विकसित भारत की ओर ले जाते हैं? देखिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि ये डेवलपमेंट स्टेज में अगर ये बिल्डिंग ब्लॉक्स जिसको हम लोग कहते हैं, ये हेल्थ, एजुकेशन प्लस ये जो प्रोग्राम्स चल रही हैं, हर घर जल, बिजली, टॉयलेट, तो ये सब एक ईज ऑफ लिविंग के लिए, सिटीजन्स के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और आपने जो बात अभी कही आशा और ये जो हेल्थ, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट चीज है कि ये लोग बहुत एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है इस रूरल एरियाज में हेल्थ वर्कर्स जो हैं, और इनके हेल्थ के ऊपर ध्यान देना ये बहुत ही बड़ा एक महत्वपूर्ण कदम है। एक और कदम जो लोग देखते नहीं है, उसके ऊपर मैं आपको बता रहा हूं कि ये एक घोषणा है जो सर्वाइकल कैंसर के वैक्सीनेशन के ऊपर है। ये बहुत ही बड़ा कदम है क्योंकि हमारे देश में बहुत सारे महिलाएं उनका इस भयानक रोग से मृत्यु हो जाता है, बट ये प्रिवेंटेबल है अगर आप पहले से वैक्सीनेशन हो। कई सारे कदम उठाए गए हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे ये जो बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ हो, तो इसके ऊपर बहुत सारे कदम उठाएंगे। ऑलरेडी बहुत सारे स्कीम्स चल रहे हैं, उसको आगे बढ़ाने की भी प्रॉमिस किया गया है। जी, और हम स्वास्थ्य क्षेत्र पर ही अभी अगर चर्चा आगे बढ़ाएं तो अगर आउटले की बात करें तो पिछले साल से ये करीब 13.8% ज्यादा धनराशि देने की घोषणा की गई है स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए। वैसे तो अभी इस क्षेत्र में काफी कुछ किए जाने की संभावना है और हो भी रहा है बहुत तेजी से, और सभी जिलों में अस्पताल खोले जाने की बात की गई है। फिर जो हमने पहले बात की आशा और आंगनवाड़ी सेविकाओं की, उसके अलावा सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 उसकी भी घोषणा की है। आप निकट भविष्य में और दूरगामी भविष्य में इनका क्या प्रभाव देखते हैं? देखिए, ये आउटलेज बहुत जरूरी होते हैं क्योंकि हमारा जो हेल्थ सेक्टर है उसमें अभी बहुत सारे काम बाकी है। दूरगामी क्षेत्र में, विलेजेस में बहुत जरूरत है, आवश्यकता है कि हम इस हेल्थ सर्विसेज को पहुंचाएं। और देखिए, बजट में एक घोषणा और भी है कि इसमें जो हेल्थ मेडिकल एग्जिस्टिंग हॉस्पिटल्स के ऊपर मेडिकल कॉलेजेस खोलने की भी प्रॉमिस है। तो ये एक बहुत बड़ा कदम है क्योंकि देखिए बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं कई जगह, बट अगर वहां मेडिकल कॉलेजेस की सुविधा आ जाएगी तो मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर उस एरिया में काफी बढ़ोतरी होगी। और ये चूंकि इंटरिम बजट है, अब जुलाई में भी देखेंगे कि जुलाई में भी एक कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज के तौर पर सारी चीज सामने आएंगी। जो दिशा है कि भाई ऑलराउंड डेवलपमेंट, इंक्लूसिव डेवलपमेंट होना है, उसके तरफ ये सारे कदम जा रहे हैं।
जी, चलिए इसके बाद हम आते हैं शिक्षा के बजट पर। तो ये पिछले वित्त वर्ष से करीब 14.5% अधिक धनराशि आवंटित की गई है शिक्षा के लिए। तो इसका भी अगर हम प्रभावों का आकलन कर सकें अपने श्रोताओं के लिए तो बहुत अच्छा होगा। देखिए, शिक्षा बहुत बड़ा देश है हमारा, तो और जो लेवल ऑफ एजुकेशन है उसको विकसित भारत अगर 2047 तक टारगेट है बनाना, तो इसके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण कंपोनेंट है शिक्षा। और इसके लिए स्कूल्स हों, कॉलेजेस हों, हायर एजुकेशन के लिए सुविधा हो, जैसे आईआईटीज, आईआईएम्स, सरकार काफी सारे नए आईआईटीज, आईआईएम्स बनाए हैं। ये भी लाइक हेल्थ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्रिटिकल कंपोनेंट है ऑफ द होल स्ट्रैटेजी जो हम चाह रहे हैं कि 2047 तक हम एक विकसित भारत की ओर चले। जितने भी जरूरी कदम हैं ये उठाने पड़ेंगे हमें, और सरकार ले भी रही है कदम। ये बहुत बड़ा टास्क है, बिकॉज इतना बड़ा देश हमारा, इसमें हर कोने में ये सारे सर्विसेज उपलब्ध हो और क्वालिटी हो, जिसमें जैसे मैंने कहा पहले भी कि जुलाई में और कॉम्प्रिहेंसिव स्टेप्स हमें दिखने को मिलेंगे। जी, इसके बाद हम आते हैं जो अगला क्षेत्र है आवास क्षेत्र, और इसमें मध्यम वर्ग के लिए नई हाउसिंग योजना की बात हुई है और पीएम आवास योजना के तहत 2 करोड़ घर बनाने की घोषणा है। एक और है बात कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण जो है उसमें 3 करोड़ घरों का लक्ष्य लगभग पूरा होने वाला है और अगले 5 सालों में और 2 करोड़ घर उसमें बनाए जाएंगे। अगर हम देखें तो जो आपने बात की थी कि 4 जो प्रमुख बिंदु हैं उसमें जो गरीबों की बात है जहां तक, और खासतौर पर जो शहरी गरीब है और उससे भी ज्यादा ग्रामीण इलाकों के जो निर्धन हैं उनकी जिंदगी पर जो सबसे बड़ा असर डालने वाला फैक्टर होगा वो उसमें से एक ये आवास भी है कि उनके लिए अपना आवास होना। इस बजट के प्रावधानों से आप क्या उम्मीद करते हैं? देखिए, ये जो हाउसिंग फॉर मिडिल क्लास जो है उसमें जो सरकार ने कहा है बजट में कि डिजर्विंग सेक्शंस ऑफ द मिडिल क्लास जो रेंटेड हाउस, स्लम्स, चॉल्स या अनऑथराइज्ड कॉलोनीज में रहें, उनके लिए घर खरीदने का या घर बनाने का वो प्रावधान होगा। इसमें स्कीम्स की डिटेल्स आएंगी अभी। मेरे ख्याल से ये बहुत ही एक बड़ा कदम है, क्योंकि आप देखेंगे कि सरकार का फोकस ये रहा है कि जो बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ, जैसे मैंने कहा पहले भी, तो जैसे पीएम आवास योजना है ग्रामीण, और पहले भी देखिए पीएम आवास योजना में घर बन रहे थे और लोगों को घर मिले भी हैं। बिजली, पानी, टॉयलेट और घर, और उसके साथ साथ जो फूड प्रोग्राम है 80 करोड़ लोगों के लिए, एक डिलीवरी ऑफ पब्लिक सर्विसेज को एफिशिएंट बनाना और एक रेस्पेक्टेबल लाइफ फॉर सिटीजन, तो ये एक बहुत बड़ा कदम है। और जो स्ट्रैटेजी मैंने आपको पहले भी बताया है कि विकसित भारत की ओर जा रहे हैं हम लोग, तो ये सबके लिए उपलब्ध होना जरूरी है। और हाउसिंग तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण कंपोनेंट है इसका, क्योंकि एक घर होना एक बहुत बड़ा सपना होता है सबके लिए। इस सपना को शायद पूरा करने में सफल होगी सरकार। जी, इसके बाद हम आते हैं अन्नदाता का उल्लेख किया था आपने, यानी किसान की बात। किसानों के लिए विशेष रूप से कौन से प्रावधान हैं, कौन सी घोषणाएं हैं? देखिए, जो अभी चल रहे हैं एमएसपी है, प्लस अभियान चलेगी जो ऑयल सीड्स के ऊपर, उसको बढ़ावा देने के लिए। ये जो बाकी लोगों को मिल रहा है वो सारे अन्नदाता के लिए भी मिलेगा। जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसके ऊपर फोकस तो शुरू से ही रहा है, और चूंकि अब हमने जो आंकड़े देखे हैं जीवीए जो जिसको ग्रॉस वैल्यू एडेड कहते हैं, उसमें थोड़ा सा स्लो डाउन जो आया है। जैसे पोस्ट हार्वेस्ट जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की बात की गई है, पहले भी इसमें काम हुआ है, तो ये पोस्ट हार्वेस्ट और स्टोरेज वगैरह के जो कदम उठाए गए हैं ताकि फसल खराब ना हो, ये सब सारे स्टेप्स जो है एग्रीकल्चर सेक्टर को एनकरेज करेगा और बहुत ही इम्पोर्टेंट सेक्टर है हमारे देश के लिए। जीवन को बेहतर बनाने में बिजली का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, चाहे वो शहरी क्षेत्र हो या ग्रामीण क्षेत्र हो। इसके लिए जो घोषणा की गई है विशेष रूप से सोलर पावर से संबंधित घोषणा, वो कितनी महत्वपूर्ण है और किस तरह लोगों के जीवन पर प्रभाव डालेगी? देखिए, सोलर का जो फोकस है इस सरकार का शुरू से ही रहा है, और इससे आप देखेंगे कि बहुत ही
कॉस्ट इफेक्टिव और रिन्यूएबल एनर्जी जो मिल रहा है लोगों को, सप्लाई एश्योर्ड सप्लाई जिसको कह रहे हैं, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और देखिए अभी जो आगे आने वाले दिन है उसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का भी काफी डिमांड बढ़ेगा। तो ये जो सारा सोलर का हम देखें तो इसमें एक तो आपका बिजली का घर में जो यूज है वो आपका पूरा होगा। उसके ऊपर आप जो बजट में घोषणा है कि इसमें सेविंग्स होगी 15 से 18,000 रुपया हर साल के सालाना एक हाउस होल्ड के लिए। ये फ्री सोलर इलेक्ट्रिसिटी ये सरकार आपको हेल्प करेगी रूफटॉप सोलर लगाने में। इसमें से और भी होगा कि आप इलेक्ट्रिक व्हीकल से चार्जिंग भी कर सकते हैं और इससे आपको छोटा मोटा बिजनेस चलाना चाहते हैं उसके लिए भी मदद होगा। यूथ और बाकी लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी आएंगे, बिकॉज एंसिलरी काफी सारी एक्टिविटीज आप कर सकते हैं इसके ऊपर। तो इसका लाभ बहुत बड़ा है और अगर ये प्रोग्राम इम्प्लीमेंट होगा तो लोगों को बहुत मदद मिलेगी। इसमें बिजली की जो कमी है बहुत सारी जगह में वो गैप फिल हो जाएगा, क्लीन और रिन्यूएबल एनर्जी आपको मिलेगी और प्लस आप यूज के बाद उस ग्रिड में भी सप्लाई कर सकते हैं। अभी तो फिलहाल 1 करोड़ हाउस होल्ड्स के लिए किया जाएगा, वो बाद में इसको स्टेप अप सरकार कर सकती है। समाज कल्याण और विकास का आपस में बहुत ही गहरा संबंध कहा जा सकता है। तो अभी जितनी हमने चर्चा की है बजट में जो भी प्रावधान थे उन पर, इसके अलावा आपको लगता है कि समाज कल्याण के लिए कुछ और कदम उठाए जाने चाहिए जो हमें एक विकसित भारत के लक्ष्य को पूरा करने में सहायक हो सकते हैं? देखिए, डेवलपमेंट प्रोसेस में तो बहुत सारी चीजें की जरूरत पड़ती है, लेकिन जो एक स्ट्रैटेजी है कि जो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स हम सप्लाई करेंगे ईज ऑफ लिविंग के लिए, जो डिलीवरी ऑफ पब्लिक सर्विसेज है, आप देखिए जैसे डीबीटी जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जो लार्जली रूरल एरियाज में जाते हैं, आप उसका लाभ देखिए कि पहले जो लॉस होता था, लीकेज होता था, उस लीकेज को बंद किया है। ये सब स्टेप्स और क्षेत्र में आएंगे और जो बाकी प्रोग्राम्स चल रहे हैं उसको और स्टेप अप किया जाएगा। जैसे हर घर जल, ये प्रोग्राम अब काफी जोर पकड़ रहा है और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोग्राम है क्योंकि आपको क्लीन ड्रिंकिंग वाटर हर एक गांव में पहुंचाने का जो वादा है, ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण कदम है। जो हम देख रहे हैं एक स्ट्रैटेजी, उस स्ट्रैटेजी के तौर पर सरकार चल रही है। सारे बिल्डिंग ब्लॉक्स अपने अपने जगह हैं और अपना काम कर रहे हैं। आने वाले दिनों में हम देख सकते हैं कि आंकड़े भी आएंगे कि ईज ऑफ लिविंग कितना बढ़ा है। अब कनेक्टिविटी ही देख लीजिए, जिस तरह से मेट्रोज बढ़ रहे हैं टाउन्स में, चाहे ट्रेन्स की देखिए, सारे कदम हैं जो ओवरऑल स्ट्रैटेजी विकसित भारत की ओर जा रहा है। आपने जो कनेक्टिविटी की बात की है और ये हमारी आर्थिक प्रगति को कैसे प्रभावित करता है, क्योंकि सीधा संबंध इसका है कि जब तक उत्पादन के स्थान बाजारों से नहीं जुड़ेंगे या ग्रामीण भारत शहरी भारत से नहीं जुड़ेगा, तब तक सही विकास की कल्पना नहीं की जा सकती। बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही। अब देखिए, ये जो 3 रेल फ्रेट कॉरिडोर हैं, आपका सामान जो पोर्ट के लिए जाने वाला है उसमें अगर डिले होगा तो बहुत नुकसान हो सकता है लोगों को। इसलिए ये बहुत ही जरूरी है कि डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स आपके जा रहे हैं। पोर्ट कनेक्टिविटी बढ़ रही है तो आपके एक्सपोर्ट्स के लिए बहुत अच्छा है। फार्मर्स का डिजिटल ई-नैम्स जो इलेक्ट्रॉनिक मार्केट प्लेस है वो कनेक्ट कर रही है। उनकी गुड्स इलेक्ट्रॉनिकली आप बेच सकते हैं दूसरी जगह। लॉजिस्टिक्स में आप गति शक्ति प्रोग्राम देख लीजिए। ये सारे प्रोग्राम जो हैं ये कॉस्ट ऑफ लॉजिस्टिक्स को नीचे लाएगा, कॉम्पिटिटिव बनाएगा भारत के प्रोडक्ट्स को और एक्सपोर्ट्स में आगे बढ़ने के लिए महत्वपूर्ण कदम है। सार्थक चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देते अंतरिम बजट 2024 पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे आर्थिक विश्लेषक सुरजीत गुप्ता और कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे सुबोध मिश्रा। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsgtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।